हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरपी सिंह। आज हम लोग आप लोगों के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारूप सेकंड को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपको जेई एडवांस और नीट और आपको एम्स में मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको यहाँ पर एक से अधिक विकल्प भी यहाँ पर सही मिल सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको साबुन के मिसेल का बनना सभी तापों पर संभव है। आपको पता है साबुन जो मिसेल बनाता है वो सभी तापों पर नहीं बनाता है, यह केवल एक विशेष ताप से ऊपर ही मिसेल बनाता है और उस ताप को हम लोग क्राफ्ट ताप कहते हैं। क्राफ्ट ताप। तो आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें जाननी है तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, इनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी और वहाँ पे सभी थ्योरी आपकी कवर कराई गई है। तो क्राफ्ट ताप से ऊपर ही साबुन मिसेल का निर्माण करता है। सेकंड ऑप्शन, साबुन के मिसेल किसी विशेष सांद्रता पे बनते हैं। आपको पता है साबुन किसी विशेष सांद्रता से ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, उससे ऊपर ही मिसेल का निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, जबकि ये ऑप्शन आपका गलत था। साबुन के विलयन का तनुकरण करने पर मिसेल आपस में अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग तनुकरण करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे मिसेल हमारे क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे और यह वास्तविक विलयन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और यह भी इसका सही ऑप्शन है। साबुन का विलयन सभी सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करता है। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि साबुन का विलयन केवल निम्न सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, जबकि उच्च सांद्रता पर यह कॉलॉइड की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये दो ऑप्शन सही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिससे हमें यहाँ पर एक थर्ड जो पॉइंट है, ये वाला लॉजिक हमें यहाँ पता चला कि साबुन के विलयन का तनुकरण करने पर मिसेल आपस में अलग होकर आयनों में टूट जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वही अभिक्रियक दूसरा उत्प्रेरक उपयोग में लाने पर अलग उत्पाद दे सकता है। बिल्कुल सही कथन है। जैसे आप उत्प्रेरक चेंज करेंगे तो वही एक अभिकारक आपको दूसरा उत्पाद देने लग जाएगा, जबकि एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका उत्पाद दूसरा होगा। और ये रिएक्शन हम लोगों ने वर्णात्मकता या चयनात्मकता के रूप में पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि CO प्लस H2 को जब हम लोग CO प्लस ZNO और प्लस Cr2O3 ये उत्प्रेरक हम लोगों ने लिए थे तो CH3OH बना था। और जब CO प्लस H2 को हम लोग रिएक्ट करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहाँ पर आप लोगों को याद है फॉर्मल्डिहाइड बना था HCS। तो जैसे उत्प्रेरक बदला वैसे ही यहाँ पर क्या बदल गया, उत्पाद बदल गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्या है आपका यहाँ पर, उत्प्रेरक अवक्रिया का डेल्टा H परिवर्तित नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्प्रेरक कभी भी डेल्टा H को परिवर्तित नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसकी एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से परिवर्तित हो रही है। यह है आपकी अभिकारक की एनर्जी और यह है आपके उत्पाद की। इन दोनों एनर्जी के बीच का जो गैप है, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा H। तो डेल्टा H कभी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। केवल और केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो सक्रियण ऊर्जा है यह कम हो सकती है। या तो ये वैल्यू देखो कम होगी सक्रिय ऊर्जा की, या फिर सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू को ये बढ़ा देगा, पर कभी भी किसको परिवर्तित नहीं करेगा, डेल्टा H को। तो ये पहला और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ। क्रियाओं के उत्प्रेरण हेतु भारी मात्रा में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत। उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में यूज में लिए जाते हैं। ठोस उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्रिया रसूप शोषण की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती, जबकि आपको पता है कि रसूप शोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। बॉन्ड ना तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके पृष्ठ को छोड़कर ना जाए, और ना ही इतना कमजोर होना चाहिए कि उसके पृष्ठ पर जुड़ी ना पाए। इसका मतलब इस चीज पर यह निर्भर करता है कि प्रबलता मॉडरेट होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी से 100% ये क्वेश्चन देंगे और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक होते हैं। देखिए, x अपॉन m बराबर के p की पावर 1/n, यही है हमारी फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर अगर 1/n की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए तो x अपॉन m बराबर क्या हो जाएगा, k। तो x अपॉन m बराबर k का मतलब है कि जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट होकर एक कांस्टेंट लाइन यहाँ पर आएगी। किसके लिए, 1/n की वैल्यू 0 हो जाए तब। दैट मीन्स यह दाब से स्वतंत्र हो जाएगा, दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सेकंड, जब 1/n बराबर 0 हो तो अधिशोषण दाब के अनुक्रमानुपाती होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपका गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अधिशोषण दाब के अनुक्रमानुपाती नहीं, जबकि दाब पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। जब n इक्वल टू 0 तो x अपॉन m p के मध्य ग्राफ x अक्ष के समांतर होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोगों को पता है, ये देखिए x अक्ष के समांतर यहाँ पर ग्राफ चल रहा है और ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, आसानी से द्रवित हो जाने वाली गैसों की तुलना में H2 गैस सक्रिय चारकोल पर बहुत कम सीमा तक अधिशोषित होती है। जिसका कारण है, क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत कम सीमा तक यहाँ पर क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है? देखिए, सबसे पहले होता है वान डर वाल्स बल। अगर वान डर वाल्स बल दुर्बल है, वान डर वाल्स बल दुर्बल है तो वह ज्यादा अधिशोषित नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स अति दुर्बल वान डर वाल्स बल, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अति निम्न क्रांतिक ताप, बिल्कुल सही बात है। जिस गैस का क्रांतिक ताप निम्न होगा उसके अधिशोषण की दर उतनी ही कम होगी, उसके अधिशोषण की दर उतनी ही कम होगी। तो दैट मीन्स ये दोनों इसकी दर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, अति उच्च क्रांतिक ताप। आपको पता है क्रांतिक ताप जितना ज्यादा उच्च, अधिशोषण की दर उतनी ज्यादा। अति प्रबल वान डर वाल्स क्रिया, वान डर वाल्स बल जितने ज्यादा उतनी ही अधिशोषण क्रिया। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। उसने बोला है बहुत कम अधिशोषित होती है, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको इसमें से सही स्टेटमेंट यहां पर सर्च करना है। देखिए, पहला ऑप्शन, दो विपरीत
आवेश वाले सॉल्ट को मिलाने पर उनके आवेश उदासीन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप धन आवेश में ऋण आवेश वाला कॉलॉइड मिला रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। और कॉलॉइड स्थायी हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलॉइड स्थायी ना होकर ये अस्थायी हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से क्रिया कर स्कंदित हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब केवल इस शब्द की वजह से ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये हमारा गलत हो गया। सेकंड, कॉलॉइडी कणों पर बराबर और एक जैसा आवेश कॉलॉइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक जैसा आवेश होगा किसी कॉलॉइडी विलयन में तो वह सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और वह कभी भी नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होंगे और हमेशा उसका स्थायित्व बढ़ा रहेगा, और यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, पायस को बिना अस्थायी बनाए उनमें प्रक्षिप्त द्रव की कोई भी मात्रा मिलाई जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पायस को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्थायी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें कोई मात्रा मिलाई जाए, तभी वहां पर कोई ना कोई क्या बनेगा, कॉलॉइड बनके तैयार होगा। ब्राउनी गति सॉल्ट को स्थायित्व प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ब्राउनी गति में कण एक दूसरे से लगातार टकराकर कहीं भी मूव करते रहते हैं, जिससे वो कभी भी नीचे की तरफ बैठकर सेटल डाउन नहीं हो पाते, और इस तरीके से हम लोग जानते हैं कॉलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसमें हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31, पायस को तोड़ा नहीं जा सकता। पायस को तोड़ा नहीं जा सकता, किस तरीके से नहीं तोड़ सकते, गर्म करने पर तो पायस टूट जाएगा, ये बात सही है। प्रक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर, यस, माध्यम की मात्रा बढ़ाने पर पायस की को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह टूटेगा नहीं। हिमन द्वारा, यस, ठंडा करने पर भी क्या हो सकता है, पायस टूट सकता है। पायसी क्रमक मिलाकर तो इसका स्थायित्व बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। इन दोनों के द्वारा इस पायस को तोड़ा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऋण आवेशित इमल्सन को अवक्षेपित कर सकते हैं। अगर ऋण आवेशित को अवक्षेपित कराना है तो हमारे पास धनायन का होना बहुत जरूरी है, और केसीएल में के पॉजिटिव धनायन है। ग्लूकोज आपको पता है यह आयनों में नहीं टूटेगा, तो यह इसको अवक्षेपित नहीं कर पाएगा। यूरिया भी आयनों में नहीं टूटेगा, यह भी इसको अवक्षेपित नहीं कर पाएगा। जबकि NaCl आयनों में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके पास भी धनायन है, इसके पास भी धनायन है, और ये दोनों इसको क्या कर सकते हैं, अवक्षेपित कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कॉलॉइड आसानी से स्कंदित नहीं हो सकते। आपको पता है कि द्रवरागी जो होते हैं ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, और द्रवरागी जो कॉलॉइड होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय कॉलॉइड। दैट मीन्स द्रवरागी और उत्क्रमणीय कॉलॉइड आसानी से स्कंदित नहीं होते। तो ऑप्शन आपका एक तो उत्क्रमणीय कॉलॉइड और एक द्रवरागी कॉलॉइड, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं जो आसानी से स्कंदित नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जब एक द्रवरागी सॉल्ट को एक द्रवरागी सॉल्ट में मिलाया जाता है तो आपको पता है यह घटना जो होती है यह घटना कहलाती है रक्षण। और रक्षण के दौरान द्रवरागी के ऊपर, द्रवरागी जो कॉलॉइड होता है इसके ऊपर द्रवरागी कॉलॉइड की एक परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है, द्रवरागी की। तो बस आप लोगों को यही फोकस करना है, द्रवरागी सॉल्ट का रक्षण होता है, द्रवरागी सॉल्ट का रक्षण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द्रवरागी सॉल्ट का रक्षण होता है नहीं, द्रवरागी तो ऑलरेडी पहले से ही रक्षित है, उसको क्या जरूरत है, जबकि किसको जरूरत रहेगी, द्रवरागी को। द्रवरागी सॉल्ट की फिल्म द्रवरागी सॉल्ट पर बन जाती है, बिल्कुल सही बात है। द्रवरागी की फिल्म किसके ऊपर बन रही है, द्रवरागी के ऊपर। तो ये ऑप्शन आपका सही है, द्रवरागी सॉल्ट की फिल्म द्रवरागी सॉल्ट पर बनती है। गलत है, ये कह रहा है कि द्रवरागी के ऊपर कौन आ रहा है, द्रवरागी बना रहा है। ऐसा नहीं होता, जबकि ये वाली प्रोसेस जो है ये होती है। दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। थर्ड सही था और आपका फर्स्ट सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब एक कॉलॉइड विलयन पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो वैद्युत कण संचलन रुक जाता है, तो यह घटना कहलाती है। आपको पता है जब वैद्युत कण संचलन रुक जाता था तो इस घटना को हमने नाम दिया था वैद्युत परासरण। इस घटना को हमने नाम दिया था वैद्युत परासरण, और इसमें माध्यम के कण गति करने लग जाते थे जबकि प्रावस्था के कणों की गति रुक जाती थी। दैट मीन्स प्रतिलोम परासरण होने लगता है, गलत है। वैद्युत परासरण होने लगता है, बिल्कुल सही है। परिक्षेपण माध्यम गति करना प्रारंभ कर देता है, बिल्कुल सही है। परिक्षेपण माध्यम स्थिर हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जब भी कोई अपक्रिया में उत्प्रेरक भाग लेता है तो आपको पता है कि उत्प्रेरक की रासायनिक और मात्रात्मक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जितनी मात्रा आपने ली है उसकी उत्प्रेरक की उतनी रहेगी। अगर आपने 2 ग्राम अगर आपने क्या लिया है उत्प्रेरक लिया तो लास्ट में अपक्रिया के 2 ग्राम ही रहेगा, और रासायनिक रूप से उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपने B2O5 लिया तो B2O5 ही रहेगा। यह अपना रासायनिक रूप से कोई संगठन नहीं बदलेगा। पर किस किस को बदल सकता है, भौतिक अवस्था बदल सकता है और गुणात्मक बदल सकता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है। थर्ड एंड फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जब एक चौक को स्याही में डुबाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके साथ क्लास में डिस्कस किया गया। जब आपके पास कोई रंगीन विलयन है जहां पर रंजक भी है, रंजक मतलब रंगीन घटक, और उसके साथ साथ यहाँ पर जल भी है, तो अगर इसके अंदर हम लोग चौक को डिप करेंगे तो आपको पता है जल जो है इस चौक के अंदर तक चला जाएगा और हम लोग कहेंगे जल का अवशोषण हुआ है, जल का अवशोषण हुआ है। जबकि रंगीन घटक केवल और केवल इसके पृष्ठ पर रहेगा और इस घटना को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। तो यहाँ पर रंगीन घटक का क्या हुआ है, अधिशोषण, जबकि जल का क्या हुआ है, अवशोषण। आइए चेक करते हैं। रंगीन पदार्थ का अधिशोषण बिल्कुल सही बात है, ब्लैक का अधिशोषण गलत। ब्लैक के रूप में जल है और जल का अवशोषण हुआ है। ब्लैक का अधिशोषण और अवशोषण दोनों, और ब्लैक का अवशोषण। तो आपको पता है यहाँ पर ब्लैक का क्या हुआ है, अवशोषण। इसमें हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए इस प्रारूप के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।